हाय गाइस, वेलकम टू रणधीर सर फिजिक्स क्लासेस। ऑल आर फाइन, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप घर में हो, फैमिली के साथ हो, फैमिली सपोर्ट में मिल रहा है और ज्यादा फैमिली को तो परेशान नहीं कर रहे होगे ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। मैं बैक टू बैक आपको कुछ न कुछ बताते आ रहा हूँ भी हो, कभी फिजिक्स कभी केमिस्ट्री। लेकिन आज की जो सेशन हमारे पास है वो मैं कुछ आपको ज्योग्राफी पे बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एसएसटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है ना, लेकिन अपनी लैंग्वेज में आपको, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में दोनों में समझाऊंगा। तो इस चीज को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करता हूं कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है। ओके, वाह, क्या बात बताया है कि लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है। जो लड़ेगा वही प्राप्त करेगा। ठीक है, आई विश यू ऑलवेज बी हैप्पी। एंड मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे एक वैसी मुकाम देखना है आपकी, वैसी आपकी ऊंचाई शिखर तक पहुंचना है आपको, जहां पे मतलब कि सीढ़ियां कम पड़ जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जल संसाधन के ऊपर। ये तो मोटिवेशनल होते रहेगा, बैक टू बैक आपको मिलते रहेगा। आप लोग तो जानते ही हो मेरे बारे में। ओके, तो सबसे पहले ये हम लोग जान रखेंगे कि जल संसाधन क्या होती है। देखो, एक कहा गया है ना, कहावत है, क्या कौन सी बात कहावत है बाबू, कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। इस वाक्य से हम लोग को ये मिलता है, इस वाक्य को मतलब क्या, जल ही जीवन के मतलब क्या हुआ, ये ऐसा सुनने को आया है, ऐसा सुनने को है कि बिना जल का हम लोग नहीं रह सकते। सिर्फ बहुत दिन कुछ पहले या बहुत लोग पहले बोलते थे कि बिना हवा का नहीं रह सकते। देखिए, प्रकृति के ये भी संसाधन है, प्रकृति के वो भी संसाधन है, लेकिन ये हवा पानी जो है ना, ये इस ऐसी प्राकृतिक संसाधन है जिसके बिना हम लोग क्षणिक भी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि डेली पर्पज से हम लोग कुछ ना कुछ क्या करते हैं, इस चीज को यूज करते हैं। और भी तो और, अपने अपस्वार्थी के लिए मत देखो, अपने लिए मत देखो। जितनी भी जैविक है, जितनी भी जैविक प्राणियां हैं, जितनी वनस्पति है, विज्ञान है, ये सारी चीज को ये रक्षा करता है। मतलब सभी चीज को ये जरूरत है। कौन? ये जल की जरूरत है। तो इस चीज को हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होती है, कहां से जल हम लोग प्राप्त करते हैं, किस चीज को आज हम लोग, है ना, उसकी स्रोत क्या होती है, उसको कैसे बचाना चाहिए, संरक्षण कैसे करना चाहिए, उसके आवश्यकता कहां कहां पड़ती है, गवर्नमेंट क्या उसके लिए कर रहा है, फिर आने वाले जो समय है कुछ फ्यूचर में वो हमारा क्या दुर्दशा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जल ही जीवन है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, पॉइंट डालेंगे। आप कॉपी कलम लेके बैठिए, नहीं तो मैं इस नोट्स को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, क्या क्या बोला गया है, वाटर इज ए लाइफ। ओके, दूसरी बात ये ध्यान समझिए कि आपको ये पता है कि पूरी वर्ल्ड में, पूरी जो वर्ल्ड है, जो हमारी जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है ना, 1/3 ही मात्रा जो है, 1/3 जो स्पेस है ना, 1/3 जो प्लेस हमारे पास है, जिस प्लेस पे हम लोग रहते हैं। लेकिन और उतनी तिहाई जो है, 3/3 क्या है, जल ही जल है। लेकिन आपको क्लास 10 में एक इंग्लिश में पढ़ना होगा, शायद ये 9th में होगा मेरे ख्याल से, मैं पढ़ा था कि देयर इज एवरीवेयर इज वाटर, everywhere is water, but some drop of water for the drink, they all are just crying about। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन थोड़ी सी पानी, मतलब जो पीने के लिए पानी, उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, कराह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपको ये सभी सुनने को मिला होगा, कभी न्यूज में देखे होंगे कि पानी कितनी आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता उस पर्पज से नहीं मैं बात कर रहा हूं कि कह सकते हैं कि हम लोग, हाँ, सिर्फ पीने के लिए ही आवश्यकता होती है, कपड़े साफ करने की आवश्यकता होती है, नहीं, अपने लिए नहीं। आपको ये पता है ना कि कृषि प्रधान देश हमारा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी अनाज उपज होती हैं, या मतलब कि कृषि प्रधान देश, मतलब ये हो गया कि वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आगे बात करूंगा आपको। उसके बाद आप ये जान लीजिए कि पूरी दुनिया में 75%, 75% क्या है, वाटर है। In overall world, overall world 75% are water places, but rest of the places, it means 25% है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, मैं पहला पॉइंट बताया कि जल ही जीवन है। दूसरा मैं क्या बताया हूं कि 75% क्या है, वाटर एरिया है, एंड 25% क्या हमारा है, जिसपे हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। अब देखिए, ध्यान रखिए कि जब ये अब 3 हमारे जितने भी एरिया है, ठीक है, 1/4 ही वार्ड हमारे पास रहने का है, लेकिन पूरी दुनिया में जो वाटर लेवल है, पानी ही पानी है, पूरी जलमग्न है, लेकिन हमारे पीने के लिए पानी बहुत ही कम है। ठीक है, आप देख लो कितना सारा आप पढ़े होंगे, ओशियंस के बारे में पढ़े होंगे,
है ना, रिवर्स के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, आज भी सुन रहे हो, कुआं है, पठार है, नदी है, तालाब है, सारे में बहुत कुछ परियोजना बन रही, बहुत कुछ प्रोजेक्ट बनी हुई है। हम लोग बात करेंगे उस चीज पे। मैं अपनी तरफ से समझाने की बात कर रहा हूं, मैं जहां तक आपको हेल्पफुल हो सके। आप इस चैप्टर को कुछ न कुछ बात को समझ के सीखने के बाद आप आगे चैप्टर में फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये मत सोचना कि सर आप फिजिक्स भी पढ़ा रहे हो, कभी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, कभी ये पढ़ा रहे हो। अरे ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है, ये भी चीज को ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, ये ध्यान। ओके, अब ये ध्यान रखिएगा किस चीज में कि देखिए, अभी तो ये बात जैसे कि लोग सोच लेते हैं कि सर ऐसा कैसे होता है किसी चीज में, तो ये बात नहीं, ये मत सोचिए कि आप सर ऐसा दे रहे हो। देखो हर स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा दे रहे हैं कि मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, मतलब कि ये हमारी रूरल एरिया में तो इतनी ज्यादा तो अवेलेबिलिटीज नहीं है ना, सारे के पास फोन तो अवेलेबल तो नहीं होता है ना यार। हम लोग तो मना करते हैं कि फोन को यूज नहीं करने के लिए, लेकिन आज क्या कर सकते हैं, फोन पे लोग आप कैसे बोल सकते किसी चीज को, ठीक है। दूसरी बात, किसी के पास नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो हमारी इस चीज को देखना है। तो भी चलिए कुछ अगर समय मिल जाता हो तो आप इसको प्रीफर कीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, है ना। अब देखिए हम लोग ये देखना है कि सिर्फ जल का दुर्दशा क्या होता है, है ना, दुर्लभता क्या है, जल को दुर्लभता क्या हो सकती है, कैसे कैसे ये चीज हो सकते हैं। तो ये बात को समझिए। देखिए जल की जो दुर्लभता है, पहला नंबर है जल में कमी आना। जल में कमी आ रही है। ये वाटर में कमी क्यों आ रही है? क्योंकि वाटर में जो पीने की जो कारण है, जो वाटर पीने की जो कारण है, इसमें कमी आ रही है। पानी है लेकिन पीने वाली पानी बहुत ही कम है। कुछ लोग इंडस्ट्री पर्पस में यूज कर रहे हैं, कुछ लोग उसको सिंचाई पर्पस से यूज कर रहे हैं, कुछ लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के पर्पस से यूज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कारण है, मैं आगे बताऊंगा। दूसरी देखिए प्रॉब्लम्स क्या होती है, जनसंख्या में वृद्धि। जितना ज्यादा जनसंख्या आपकी वृद्धि होती जाएगी, जनसंख्या में वृद्धि, है ना, जनसंख्या जो रेट अगर इंक्रीजमेंट हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या आ रही है, वाटर की भी कमी आते जाएगी। अब जनसंख्या में वृद्धि हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा। जिस चीज के प्रोडक्शन हो रही है उसमें इंक्रीजमेंट आएगी। अब अगर प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ तो वाटर की जो नीड है, वहां पे नेसेसरी है, वहां पे क्या होगा, ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो क्या ये वाटर की कमी नहीं होगी? होगी। ये बात ध्यान रखिए। अब जैसे जैसे जितना ज्यादा उत्पादन होगा, इसका मतलब है कि अगर हमारा ये जो कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे किसान लोग ने अधिक फसल उपजाया करेंगे। अधिक फसल को उपजाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, सिंचाई की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना। देखिए और भी क्या हो सकती है, सिर्फ मौसम पे आ सकता है। मौसम में डिफरेंस आ रही है, कहीं पे कुछ मौसम आ रहा है, कहीं पे कुछ मौसम से, कहीं पे, है ना। तो ऐसा कभी कभी ये होता है कि रेनी सीजन होता है, उसमें लगता है समर आ गया, हमारा समर में विंटर आ गया, तो पता नहीं चलता है। अब जो हमारे पास क्रॉप्स है, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा कृषि के बारे में, रबी क्रॉप्स के बारे में, खरीफ के बारे में, जायदाद फसल के बारे में बताऊंगा आपको। उसमें बताऊंगा कि ये सब किस किस मंथ में बुआई किए जाते हैं, किस मंथ में कटाई की जाती है। अभी अगर इस चीज के बुआई होने का है, तो ये भी क्या होता है कि हमारा वाटर की जरूरत होती है, तो यहाँ पे अभी समर जैसा किया हुआ रहता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे कि बारिश में कमी आ रही है, तो बारिश में कमी आ रही है, कहीं बारिश ज्यादा हो रहा है, कहीं बारिश कम हो रहा है। जैसे कि राजस्थान का सेक्टर ले लो आप, वहां बारिश की क्या होती है, कमी होती है। लेकिन मेघालय साइड चले जाओ, वहां पे क्या वाटर की ज्यादा, है ना, अवेलेबिलिटी है, वहां पे है। तो ये सब भी ध्यान रखना आपको है। दूसरी बात आ गया, फोर्थ पॉइंट कौन से आ गया, उद्योग के बारे में। किसके बारे में, उद्योग। उद्योग कौन क्या है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब कि ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो वहां पर आपको वाटर की जरूरत पड़ेगा, वाटर की जरूरत पड़ेगा। आजकल सारे लोग जो है ना, एक रेडीमेड हो चुके हैं, नेचुरल नहीं किसी चीज को मांगते हैं, रेडीमेड मांगते हैं। अब उस चीज को देखने के लिए, इस फैशन के दौर में देखने के लिए, आप जितना ज्यादा किसी चीज को जरूरतमंद हो जाओगे, अपने आप के जरूरतमंद हो जाओगे ना, तो क्या होगी, एक दिन आप भुगतोगे। मैं आगे आपको कुछ डाटा बताऊंगा कि आप कैसे भुगतोगे, है ना, किसी चीज की वजह से। अब वाटर की जो लेवल है, वहां पे क्या कर रहा है, बिल्डर्स लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे घर बनाए जा रहे हैं। घर बना रहे हैं तो वाटर की जो सीमित एरिया है वो क्या कर होते जा रही है, समेटते जा रही है। वन एरिया है जो हमारे जो यहाँ पे हमारे जो जंगल एरिया है, वो क्या हो रहा है, हमारे उसको कटाई लोग करते जा रहे हैं। वहां पे लोग डैम बना रहे हैं, वहां पे लोग क्या बना रहे हैं, वहां पे नदी बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, मिट्टी की संरक्षण नहीं हो पाएगी, जिससे अनाज नहीं उपज हो पाएगा, जमीन हमारा बंजर बन जाएगा। तो चार बात मैंने बताया आपको। जल दुर्लभता क्या होती है, पहला जल में कमी आना, दूसरा जनसंख्या वृद्धि में होना, तीसरे उत्पादन में वृद्धि होना, फोर्थ मैंने क्या बताया आपको, मौसम में विभिन्नता होना, एंड फिफ्थ क्या बताया, उद्योग, इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है।
इंडस्ट्रियल पर डिपेंड करता है। ये 5 फैक्टर पर डिपेंड करती है। उसके बाद में आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा हेडिंग में कि जल की गुणवत्ता क्या होती है। जल की गुणवत्ता क्या है? अगर जल है हमारे पास तो उसकी क्या क्या गुणवत्ता है, क्या हम उससे क्या हमें आता है, प्राप्त होती है। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जल हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं, मैं बताऊंगा आपको जल की स्रोत क्या होती है। लेकिन पहले ये जान लीजिए आप लोग कि जल की जो गुणवत्ता है, जो जल की है, तो यहां पे देखिए 2 चीज पर डिपेंड है। पहला कौन सी है? प्रदूषण पे है। जितनी ज्यादा पोल्यूशन करोगे, आज देखो क्या है कि किसी चीज को लोग यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं, पॉलीमर्स को यूज कर रहे हैं, गंदे कड़ा कुचड़ा को यूज कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं? वाटर में फ्लो करवा रहे हैं। अगर वाटर में अगर आप प्रवाहित करवा देंगे तो क्या होगा? हमारा जल प्रदूषित हो जाएगा। जिस जल प्रदूषित के कारण क्या होती है, अगर उस चीज को हम लोग फिर क्या करते हैं, पीते हैं पानी को, अगर जानवर लोग पानी पी रहे हैं तो क्या हो रहा है? बीमारी फैल रही है। तो इससे क्या होगा? प्रदूषित हो जाएगी। आजकल जैसे कि लोग हैं कि अगर पूजा पाठ में लगे रहते हैं, बहुत सारे मंदिर मस्जिद हो गया है, तो वहां क्या करते हैं कि बहुत सारे कचड़े वगैरह को प्रवाहित कर देते हैं, गंगा में या नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो रही है? मैली हो रही है ना। तो ये सब घटना जो हो रही है, ये सब जो किसको इफेक्ट होने वाली, खुद पे भुगतने वाली है। ये बात को समझना होगा आपको। आप एक आगे का फ्यूचर है अब। ओके, नेक्स्ट बात हम लोग बात करें किस चीज पे करेंगे कि औद्योगिक पे। औद्योगिक क्या है? जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल से इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री में बहुत जितने सारे कचरा वगैरह है, कूड़ा वगैरह है, वो कहां प्रवाहित हो रही है? नदी में प्रवाहित हो रही है, जल में प्रवाहित हो रही है। वाटर की तो जरूरत है, वाटर को तो ले रहा है उतना हमारा वो। जैसे कि भारत में औसत जो उपलब्ध है हमारा, वह कितना है? 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर है। 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर की संख्या है ना, डेप्थ है। लेकिन प्रयोग कितना आता है? हम लोग उपयोग कितना ले लेते हैं? हम लोग उपयोग ले रहे हैं 1123 मिलियन क्यूबिक मीटर यूज कर रहे हैं। इतनी वाटर की हम लोग यूज कर ले रहे हैं, है कि नहीं है? तो धीरे धीरे क्या होगा? ये हमारा जमीन जो है ना, सूखते जाएगा ना, सूखापन होते जाएगा इस चीज को। बात समझ में आ रही है ना? तो ये भी है। उसके बाद देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ हमारा किसी चीज को, जैसे कि जल का स्रोत लगाया। क्या हम, अच्छा हम बताइए कि जल का हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं? जल को हम कहां से प्राप्त करेंगे? जल की स्रोत क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले ने गवर्नमेंट क्या में यहां पर से ध्यान रखा है कि सबको अलग अलग बांटा है। जैसे कि जल की जो स्रोत है ना, जल की स्रोत जैसे हम लोग कहां से यूज करते हैं? जल वर्षा से यूज करते हैं, नदी से हम लोग यूज करते हैं, झील झरना से यूज करते हैं, जलाशय बनाते हैं हम लोग, आहार पोखर नदी बनाते हैं, तालाब बनाते हैं। उसके बाद भूमिगत जल होती है, अंदर से हम लोग निकालते भी हैं। तो ये जल की क्या है? स्रोत है। लेकिन जल की संसाधन क्या हो सकती है? उसकी सोर्सेस क्या, रिसोर्सेस क्या है? तो धरातलीय जल होती है, एक क्या होता है? भूमिगत जल होता है। धरातलीय जल में कौन कौन सी बात आती है? धरातलीय जल में जो बात आ रही है वो नदी है, नहर है, झील है, तालाब है। लेकिन भूमिगत जल में कौन सी बात आ रही? कुआं आ रही है, उसके बाद नलकूप आ रहा है। जैसे कि आजकल जो घर घर जो नल जाने वाला है ना, पहुंच भी गया होगा, है ना, प्रधानमंत्री की योजना है। इससे क्या है? इससे क्या प्रॉफिट हुआ आपको? लॉस हुआ। जितना ज्यादा आप पानी को वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको भुगतना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद के झरना हो गया, हैंडपंप हो गया, ये सब क्या? भूमिगत जल है। कौन सा है? भूमिगत है। अब आप ध्यान, इस चीज को ध्यान रखना है कि सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखना है कि हम लोग को जो ये जल का जो स्रोत है ना, तो ये जल को स्रोत में हम लोग को बचाने के लिए, ये चीज को करने के लिए अब सरकार ने इस पे कुछ अहम मुद्दा उठाया, नहीं उठाया? तो कभी कभी ये देखना आया कि गवर्नमेंट ने क्या करती है कि कुछ बहुउद्देशीय क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट लाते हैं। प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि कह सकते हैं कहीं पे बांध की डेवलपमेंट करा रहे हैं, कहीं पे कुछ हमारे नदी की प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी जो प्रोजेक्ट है जल को रोकने का, जल को रोकने के लिए और बांध बनाए जाने के लिए, जल को रोकना और बांध बनाए जाने के लिए। तो सबसे पहले यह बात है कि जल को रोकना क्यों चाहिए? क्यों रोक सकते हैं? क्यों रोकेंगे जल को? तो जल को रोकने की हमें बहुत सारी बात भी हो सकती है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। जैसा कि बिजली की उत्पादन हम कैसे करेंगे अगर जल नहीं होगी? तो सब कुछ जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है, सीरियल कैसे चलेगा, मोबाइल कैसे चार्ज होगा? टंकी में पानी हो या नहीं हो, लेकिन मोबाइल चार्ज होना चाहिए, है कि नहीं?
उसके बाद बाढ़ नियंत्रण होना चाहिए। अगर अब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत जोरों से बाढ़ आ गया, तो वो पानी कहां जाएगा? लोग चपेटे में आ जाएंगे ना। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग बांध को बनाते हैं, डैम को बनाते हैं और उस पानी को वहां जमा करते हैं। और भी क्या बात है कि अगर हम बांध को बना लेंगे तो सिंचाई का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इरिगेशन भी सही से हो जाएगा। पानी को तो जमा करना चाहिए ना। पहले के जमाने में, पूर्वजों के जमाने में पानी कैसे जमा हुआ करता था? छत पे हम लोग जमा करते थे, बारिश की पानी जमा करते थे। उस चीज को हम लोग फिर सिंचाई में यूज करते थे। ये सब कहां होता था? कर्नाटक में अभी भी है, तमिलनाडु में ज्यादा करके यूज है। मेघालय साइड में चले जाओ, आप आसाम साइड में चले जाओ, वहां बांस की तरह से, बांस की फटरी ऐसा ऐसा गोला बना रहता है, पानी उसमें आ रहा है, उससे डायरेक्ट पाइपिंग के थ्रू माध्यम से हमारी जमीन पे आ रही है। तो बांस की तरह से सिंचाई करते थे लोग। अब ये देखना है कि बांधों से क्या कुछ नुकसान भी होती है, तो बहुत नुकसान होती है। अगर हम डैम बना देंगे तो जलीय जीव की मृत्यु हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, उसकी खनन हो जाएगी। और भी क्या होती है? वनों की कटाई होती है। आखिर हम बड़ा सा डैम बनाएंगे तो जंगल एरिया में बनाएंगे ना, गांव को तो हटा के नहीं बनाएंगे ना यार। तो क्या करना होगा? उसको कटाई करना होगा। तो वनों की कटाई हो गया। अगर वनों की कटाई हो गया तो हमें पर्यावरण की, हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगा। शुद्ध हवा नहीं मिलेगा तो ऐसे भी मरना है, वैसे ही मरना है। फिर भी लोग नहीं करेंगे। और क्या करते हैं? तो देखिए, बांधों को विरोध करने के लिए कुछ कुछ हमारे ऐसा कदम था। अब पेड़ पौधे को कटाई करने के लिए तो चिपको आंदोलन आया था। इसको रोकने के लिए कौन सी आंदोलन आया था? फिर भी देखिए, जैसे कि एक भी पॉपुलर हमारे पास डैम है, जैसे कि नर्मदा डैम है, टिहरी बांध है। ये दो ऐसे डैम है जहां पे वहां की जनता, देखिए जनता को जरूरत भी है और जनता ने उस चीज को रोक भी रहा है। क्या समझे कि नहीं बनना चाहिए? नहीं तो हम लोगों को क्या करेगा? इरिगेशन पर्पज से ये बहुत ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए, यहां पे बात आगे आपको कि कुछ कुछ हमारे पास बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, जो योजना बनाया गया है, परियोजनाएं बनाया गया, जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये कौन कौन सी प्रोजेक्ट में आता है? तो सबसे पहले जानिए एक कौन सी प्रोजेक्ट है? दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये इंडियन गवर्नमेंट का पहला प्रोजेक्ट है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, भारत की प्रथम प्रोजेक्ट है, प्रथम परियोजना है डैम बनाने का। ये दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट है, ये कहां बनाया गया है? ये आपको हुगली नदी के सहायक नदी के जैसा है। ये दामोदर नदी क्या है? हुगली नदी के सहायक नदी में आता है, मतलब कि उससे जो पानी निकलता है तो इस नदी में आता है, दामोदर नदी में। और यहां पे सबसे पहला डैम मैंने कंस्ट्रक्ट किया गया है, सबसे पहला योजना बनाया गया है। और दामोदर नदी को ही बंगाल की शोक नदी भी कहा जाता है। देखिए, इसी से यूज भी है। और ये टूटता है तो बंगाल को ही बहुत सारे एरिया को चपेट ले लेता है। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, अपने जिस राज्य में रहते हो, इस राज्य की भी कुछ शोक नदी है। क्या समझे आप लोग? तो ये कभी आपसे कोई पूछेगा कि बंगाल की शोक नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी है। अगर बताइए कि भारत में सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन से बनाया गया था, तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट। किसकी सहायक नदी है ये आपकी हुगली का है। कहां है हुगली? पश्चिम बंगाल में। देखिए, ये नदी बनाने से, ये डैम बनाने से दो राज्यों के ज्यादा यूजफुल काम में आता है। जैसे पहला एक झारखंड, दूसरा आपको वेस्ट बंगाल। ये दोनों को ज्यादा यूजफुल होता है, इरिगेशन पर्पज से भी और प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट पर्पज से भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस से भी। अपने तो राज्य में इंडस्ट्री है भी नहीं है यार, नहीं है ना, तभी तो लोग बाहर जब जाते हैं अपने काम करने के लिए, है कि नहीं है? ओके, अभी थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, ध्यान रखिए, रखिएगा कि ज्यादा करके देखिए, जैसे कि शेर जो होता है ना, शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटता है। शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटता है। इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराइए नहीं, जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है, आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। इसलिए कभी भी आपको पीछे नहीं हटना, आपको आगे चलना है, आपको आगे चलना है। ओके, हाँ, हम लोग बात कर रहे थे दूसरी डैम के बारे में, बता रहा हूं किसके बारे में? भाखड़ा नागल डैम के बारे में। भाखड़ा नागल, देखिए भाखड़ा एक अलग है और नागल अलग है, दोनों एक स्थान है, दोनों एक स्थान है। ठीक है, ये कौन सी जगह पे है? सतलज नदी के बारे में पढ़ोगे, सतलज रिवर के बारे में, वहां पर की बात है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया आपको। अब समझना यह है कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना, पहली परियोजना कौन से था? दामोदर, लेकिन सबसे बड़ी कौन सा है? भाखड़ा है।
ठीक है। ये कौन सी नदी का ये हमारा ये सहायक है? सतलज नदी का। सतलज नदी पे हमारा दो स्थान है, एक भाखड़ा है ना, और दूसरा नागल है। उसी के स्थान पे हमारा एक डैम बनाया गया है, उस डैम को बोला गया भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। ये सबसे बड़ी परियोजना है। पहले देखा गया, पहले दामोदर का बना के वो सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद कौन सा बनाया गया है? भाखड़ा नागल। और ये जो डैम बनाया गया है ना, ये डैम को ज्यादा यूजफुल कौन सी राज्य वाले को हो रहा है? तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये सब कुछ ज्यादा यूज हो रहा है। समझे बात को? इसको ये ज्यादा यूज आ रहा है किस चीज में? सिंचाई में, इंडस्ट्रियल में, है ना। ध्यान रखिए। उसके बाद ये ध्यान रखिए आपकी, ये जो भाखड़ा में जो नागल जो डैम है ना, ये वर्ल्ड नंबर 1 कह सकते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 किस फील्ड में? सबसे ऊंचा डैम में, सबसे हाईएस्ट डैम में। कितना है? 235 मीटर ऊंचा है। वर्ल्ड नंबर 1 डैम है। हाईएस्ट, लार्जेस्ट नहीं, हाईएस्ट है, ऊंचा है। ओके। तीसरा हम देखेंगे कि इसके बारे में, हीराकुंड डैम के बारे में। हीराकुंड डैम ये वर्ल्ड लार्जेस्ट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं है, सॉरी हाईएस्ट नहीं है, लार्जेस्ट है ये। ओके। ये कहां है हीराकुंड डैम? उड़ीसा में है। कहां? उड़ीसा में शालपुर में एक जगह है, शायद देखना किताब में शालपुर होगा या सबलपुर होगा, ऐसा कुछ स्थान होगा, वहां पे होगा। अब देखिए, ये एक ऐसा डैम है, यहां से भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट की वर्क की जा रही है। अब इस डैम से मतलब यहां पे जो प्रोजेक्ट बनाया गया, यहां से बॉक्साइट, यहां से मैग्नीज, यहां से ग्रेफाइट, क्रोमाइट, ये सब पदार्थ ज्यादा यहां से खनन हो रही है और ज्यादा यहां से प्राप्त किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट बनाने का मतलब है कि वाटर को संरक्षण करना और क्या करना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसी चीज को क्या करना, प्रोडक्शन में लाना। क्योंकि आज हम लोग को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जितनी ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उतनी ज्यादा हम लोग की वर्क की जरूरत होती है। उसके बाद फोर्थ है कोसी प्रोजेक्ट। कोसी प्रोजेक्ट, हाँ आ जाइए, मैं क्या बोला था? कोसी एक ऐसी बांध है, एक ऐसी डैम है जिसे बिहार की शोक नदी कहा जाता है। उत्तरी बिहार तरफ में बराबर क्या होता है, उधर की ओर डैम टूट जाता है, उधर वाले लोग को चपेट में आ जाता है पूरा। उधर क्या होता है, बहुत लोग का गांव, बहुत लोग का घर क्या होता है, प्रभावित हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखिएगा, बंगाल का कौन सा शोक नदी है? वह दामोदर, और यहां बिहार का कोसी। ओके, ये क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान रखिए कि ये जो नदी है ना, ये आपको तिब्बत और क्या कर सकते हैं, नेपाल को, दोनों में यह वाटर के प्रोडक्शन करता है। वहां इसको है ना, वाटर वहां क्या करता है, सेंड करता है यहां से। ठीक है, तो ये अब क्लियर हो गया। उसके बाद बहुत सारे, जैसे रिहत प्रोजेक्ट, उसके बाद आया था यूपी में। उसके बाद आया कौन सा, है ना, टंगभद्रा आया आपको, है ना, ध्यान देखना तुम लोग। तुंगभद्रा ऐसे प्रोजेक्ट होगा, वो कहां पर आया था? कर्नाटक में आया था, आंध्र प्रदेश में। ये आपको कृष्णा नदी का, शायद कृष्णा नदी का सहायक नदी है। कौन सा? तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा, ये आ गया। उसके बाद कौन सा? चंबल प्रोजेक्ट आया है, चंबल योजना आया है। ये कहां है? आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान का। ये ज्यादा आपको क्या करता है, वहां पर वर्क प्रोडक्शन करने के लिए, वहां पे आपको ज्यादा काम आने के लिए वहां यूजफुल होती है। उसके बाद देखिए, ये जो आपको है ना, चंबल जो प्रोजेक्ट है, ये आपको कौन सी नदी का सहायक है? तो ये यमुना नदी का सहायक नदी है। यमुना नदी का ये सहायक नदी है। ओके। अब ये ज्यादा आपको ये किस पहाड़ से निकलती है, किस पहाड़ में जाके समावित करती है? तो ये मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत में, मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत में क्या करती है, या समावित करती है। उसके थ्रू है ना, कहां निकलती है? आपको राजस्थान की ओर निकलती है। उसके बाद क्या आया? गंडक प्रोजेक्ट आया है। गंडक प्रोजेक्ट कहां है? ये आपको नेपाल, हिमालय से निकल कर आती है, बिहार में भी आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये जो बिहार, नेपाल, यूपी, ये तीनों का स्टेट को ये क्या मिलता है? लाभ मिलता है, जिसके कारण हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। समझ रहे बात को? ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारी है, जैसे उसके बाद नागार्जुन प्रोजेक्ट है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है। कहां आपको आप मिल जाएगा? आपको आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद से मतलब कि लगभग 14-15 किलोमीटर दूर पे है वो, नालकोंडा जिला में आता है चीज में। देखिए, मुझे बताने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग वाटर की जो संरक्षण कर रहे हैं, वाटर की जो हम लोग की जो जरूरत आते गया है हर फील्ड में, तो क्या किए हैं, वाटर को हम लोग एकत्रित करते गए हैं। उस एकत्रित करने के लिए हम लोग एक बॉक्स नहीं ला सकते हैं, उसको डैम बनाए हैं, वहां से हम लोग सिंचाई भी करेंगे, वहां से इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन भी होगा, वहां से क्या करेंगे हम लोग, वाटर की क्या होगा कि अगर वाटर जहां पाएगा वहां पर अगर हम लोग क्या होगा, प्रभावित हो जाएगी, तो बहुत सारे क्या होगा, नष्ट भी हो जाएंगे। तो देखिए, यहां से लाभ भी है, यहां से हानि भी होती है। अब ध्यान ये रखना है कि सर जल को हम लोग संरक्षण कैसे कर सकते हैं।
तो जल को संरक्षण करने के लिए जैसे सबसे पहले मैं बताया था आपको कि पहले जो होता था वर्षा जल को संरक्षण करते थे। प्राचीन काल में जब भारत के लोग जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, छत पे हम लोग ऐसे टैंक लगाते थे, पानी उसमें आता था, उसके कारण क्या होता था पानी को संग्रह करते थे और उसके बाद क्या होता था तालाब में ये सब जगह हम लोग क्या करते थे कि उस चीज को हम लोग यूज करते थे। और भी लोग बहुत पहले क्या करते थे, तालाब को खदवाते थे, गड्ढे होता था, पोखर होता था, बनवाते थे राजा महाराजा के लोग और उसको क्या करते थे, है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये बात आ गई। अब ये ध्यान रखना है कि पहले के लोग और भी क्या करते थे, तो सर छत पे अपने जल वर्षा जल को संग्रह करते थे, ठीक है। और ये गर्मी से बचने के लिए क्या करते थे, वहां पर जो एरिया होता था सूखे वाला जो एरिया होता था वहां पानी गिराते थे, जिससे क्या होती थी हम लोग को ठंडा ठंडा हवा आती थी। ये अभी भी ये प्रोडक्शन अभी मतलब ये जो प्रोसेस है ये अभी भी शुरुआत है। कहाँ ये ज्यादा करके हो रही है तो आपको कर्नाटक में देख लो जाके, उसके बाद तमिलनाडु में, ये सब जगह पे ये अभी भी मिलेगा आपको। समझ में आ रही बात को। तो इस चीज को आपको समझना है कि ये क्या होती है ना, ये क्या होती है। अभी ये ध्यान ये रखना है आपको कि वाटर की जो संरक्षण है, वाटर के संरक्षण करने के लिए हमको किस किस चीज पे फैक्टर पे ध्यान रखना होगा। तो जल के जो संरक्षण करने के लिए आपको सबसे पहले वाटर को आप वेस्ट नहीं कर सकते हैं, वाटर को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। देखिए एक इसलिए मैं बार बार इसी को बोल रहा हूं कि अभी का जो रिपोर्ट है, अभी का जो रिपोर्ट ऐसा आया, मैं ऐसा तो मैं बुक में पढ़ने को मिलेगा, मैं नोट्स में डाल दिया हूं कि विश्व में 31 देश वर्तमान में, 2008 की बात बता रहा हूं, 10 की बात बता रहा हूं मैं, विश्व में 31 ऐसी कंट्री है जो अभी वाटर की समस्या से वो क्या कर रहा है, जूझ रहा है, परेशान हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। लेकिन 2025 तक 48 कंट्री वाटर प्रॉब्लम से इतनी क्राई करेगा, इतनी त्राहिमाम करेगा कि उसको बचाने वाला जल्दी कोई नहीं मिलेगा अगर वह वाटर को संरक्षण करने के लिए नहीं सुधरेगा। तो अगर वाटर को वह वेस्ट करेगा तो हमेशा उसको यही मिलेगा 2025 तक। लेकिन आगे जैसे जैसे ये आगे समय बीतते जाएगा, ये वाटर की जो स्कार्सिटी है ना, जो लैकिंग ऑफ वाटर है, इट्स गोइंग टू बी ए फास्ट। ये लैक ऑफ वाटर, द पीपल्स दे आर डाइंग फॉर वाटर, दे क्राइंग फॉर वाटर। ये इतने विकराल रूप रख लेगा, इतनी आपके ह्यूज रूल अपना लेगा ना, कह सकते हैं कि उसकी रूप जो है ना, नहीं अभी जिस प्रकार से लोग अभी कोरोना वायरस से जैसे लोग मर रहे हैं ना, कितनी फैलते जा रही है। अगर अपने सेफ नहीं रहोगे, अपने सिस्टम को सेफ नहीं करोगे तो ये क्या होती जा रही है। तो ये समझना है और आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगा, ये बुक में लिखा हुआ है कि 2050 के अनुसार ये करीब 4 अरब लोग वाटर से भयंकर समस्या के कारण, वाटर के भयंकर समस्या के कारण प्रभावित हो सकते हैं, प्राण दे सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आने वाली समय जो है बहुत ही बुरी हाल है अगर आप वाटर को नहीं बचाएंगे तो। वाटर वेस्ट नहीं कीजिए। आपके घर में अगर जल पहुंची है, आपके घर में जल है, नल के द्वारा है, कुएं के द्वारा उपलब्ध है, मीटर के द्वारा उपलब्ध है, तो ये सब चीज को ज्यादा आप यूज नहीं कीजिए, जितना ज्यादा आपको जरूरत होता है यूज कीजिए। आजकल जैसे देखिए आज बारिश हो रहा है, तो बारिश होता है, तो बारिश जो हो रहा है तो उसको हम कैसे यूज करें। लोग तो क्या करते हैं, अपने घर के अगल बगल में क्या करते हैं कि वहां पे पीसीसी कर देते हैं, उसको ढल देते हैं, सीमेंट से कंक्रीट से ढल देते हैं। तो क्या पानी उसके अंदर प्रवाहित होगी? क्या जमीन के अंदर समावेशित करेगी वह? जब नहीं करेगी तो वहां पर का जो पानी का जो लेवल है कैसे राइज अप करेगा? नहीं करेगा। तो सबको रहने का है टाइल्स में, मार्बल में रहने का शौक चढ़ा है और फिर उस चीज को भी जरूरत है, तो कैसे होगा? आप मार्बल में रह लो, आप टाइल्स में रह लो, आप शीशे में बंद हो जाओ, लेकिन आपको जब वो चीज याद दिलाएगा ना तो आपको भुगतना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपको ना? तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये मैं बताने का मेन मकसद ये था हमारे पास कि ये मकसद मैं बता रहा था कि इस चीज को आपको ऑब्जर्व करना है, सोचना है। ठीक है, सोचना यह है कि मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, सोचना यह है मैं क्या कर सकता हूं आप जी। ठीक है, ओके। जाते जाते मैं थोड़ा सा एक बात आपको बता रहा हूं। हमारे चैप्टर क्लियर हो गया, मैंने आपको बता रखा हूं, उस चीज को आप पढ़ लो और सारी चीज मैं क्लियर कर रखा हूं। मैं कुछ ग्राफ दे दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, एक बात को याद रखना, जिंदगी जीने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं।
जिंदगी जीने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। जो आपके पास है उसे खोने का मत सोचो। ये जो जिंदगी में जो लोग आपके पास हैं, आपके साथ जो कदम से कदम मिलाने वाले हैं, आपकी जो आइडियल पर्सन है, जो आपको मानते हैं या फिर जो आपके पास है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी आप क्या करो, कदर करो, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोग फिर दोबारा नहीं मिल पाएंगे, इस चीज में ध्यान रखिएगा। ओके, सो टोटली वी आर फिनिश्ड दिस चैप्टर एंड आई होप आप समझ चुके होंगे। इसको नोट्स बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा इस चीज को एक बार फिर से पढ़ने के लिए। मैं आपको समझा चुका हूं और ज्यादा कुछ नहीं था, मैं बता रहा हूं, आप पढ़ लोगे, बस 10% आपके पास है, क्लियर कर लोगे, क्वेश्चन बना लोगे। और भी मैं क्या करूंगा, एक दिन में डिस्क्रिप्शन के नीचे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा इसके पर्पज से। ओके, तो नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मेरे दोस्त, क्लासमेट तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारे स्टूडेंट। ओके, बाय।